वसुधैव कुटुंबकम, यही है भारत का दम। दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे एक परिवार हैं। यही है हमारा एथॉस और यही दम इस वक्त भारत की धरती से पूरी दुनिया देख रही है। जो माहौल घर में उत्सव होने पर होता है, कुछ इसी प्रकार का माहौल दिल्ली में है। दूर देशों से दुनिया भर के ताकतवर लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, G20 समिट के लिए आ रहे हैं और आ चुके हैं। भारत स्वागत का मंडप बना हुआ है और G20 के लिए दिल्ली को भव्य बनाया गया था, लेकिन अब वो देवतुल्य अतिथियों की आमद से दिव्य भी हो चली है। दुनिया के दिग्गज मेहमान भारत पधार रहे हैं। ये हमारी कूटनीतिक जीत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती साख और मजबूत होती धाक भी कही जा रही है। लेकिन ये कोई सपाट सी कामयाबी नहीं है। इस आयोजन के पीछे की कूटनीति में कई रस, कई रंग और कई स्वाद हैं। मेहमानों के लिए आलिशान होटलों में पकवानों की डेगचियां चढ़ चुकी होंगी। प्याज, लहसुन, हरिद्रा यानी हल्दी, कुस्तुम्बरी यानी धनिया और इलायची जैसे मसालों की सौंधी खुशबू मेहमानों के नासापिटों में पहुंच गई होगी। विदेशी मेहमान अब तक भारत में होने का ठसाठस एहसास कर चुके होंगे। आज, कल और परसों दुनिया सच में वो भारत देखेगी जिसे रविंद्रनाथ ने कभी महामानव समुद्र कहा था। भारत की क्विजीन से लेकर कल्चरल डिप्लोमेसी तक की चर्चा इसलिए चारों ओर हो रही है। वैश्विक पटल पर डीप डिसऑर्डर में फंसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भारत में बिताए ये लम्हे ताज़ी हवा के झोंके जैसे हैं। भारत कह रहा है कि तनाव थोड़ा भूल जाइए और दिल्ली में हैं तो थोड़ा खुल के मुस्कुराइए। तो क्या दिल्ली दुनिया को मुस्कुराने का वाकई मौका देगी? क्या दिल्ली दिलों की दूरियां कम करेगी? क्या दिल्ली दिखाएगी दुनिया को नया रास्ता? बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे मेरे दो सहयोगियों के पास। तरुण शर्मा इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण से समझते हैं मेहमानों का आने का सिलसिला कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचे तरुण अतिथि? बिल्कुल, जिनका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आ चुके हैं और इस समय बायलैटरल मीटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। पीएमओ जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं और कई सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो सकती है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे प्रमुखता से, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं और लोगों को, आम जन को आसानी से काम हो सके उनके, इस वजह से 2 कॉन्सुलेट का फैसला हुआ था जब पीएम मोदी यूएस गए थे, एक अहमदाबाद में और एक बेंगलुरु में। तो वो कब तक शुरू हो पाएगी, उसका एक रिव्यू हो सकता है कि आज एक चर्चा का विषय हो। साथ ही स्पेस के अंदर कोलैबोरेशन हो सके यूएस और इंडिया का, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। सेमीकंडक्टर में किस तरीके से यूएस इंडिया की हेल्प कर सकता है, वो पीएम मोदी आज बाइडन के साथ बातचीत कर सकते हैं। साथ ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सिलसिला भी देश के अंदर शुरू हो यूएस के साथ, वो एक बड़ा फैसला यहाँ पे हो सकता है। कई लंबे समय से इस पर चर्चा जारी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट वीज़ा को कैसे रिलैक्स किया जाए, H1B वीज़ा को कैसे रिलैक्सेशन मिल सकती है, ये भी एक चर्चा का विषय यहाँ पे जो बाइडन के साथ हो सकता है। और एक जो हाल ही में एक करार हुआ था F414 के इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो GE और हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में हुआ था, वो कब से शुरू हो सकता है, वो एक मुद्दा भी यहाँ पे जो बाइडन और पीएम मोदी के बीच में हो सकता है। ये तो बायलैटरल की बात हुई, लेकिन ये एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली लीडरशिप समिट से एक दिन पहले ये मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं जो पीएम मोदी चाहेंगे कि यूएस हमारे देश को सपोर्ट करे, G20 की प्रेसिडेंसी को उसमें सपोर्ट करे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पे FSB और IMF दोनों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जिस तरीके से भारत ने क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए कामकाज किया है, उसी को इन दोनों रिपोर्ट में समावेश किया गया है। तो उस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे $200 बिलियन रेज किया जाए, उस पर एक चर्चा संभव है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
को लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं, कैसे यूएस इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, क्योंकि ठीक है। यूपीआई हमने देखा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। तो यानी ये कि सब मुद्दे एक ऐसे हैं लंबी जो लिस्ट है जिन पर काम करने की जरूरत होगी और भारत का फोकस होगा कि इस पर आम राय बनाई जाए। लेकिन जो माहौल है, जो वैश्विक परिदृश्य है, एक आम राय बनना तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम फिर से लौटेंगे, बात करेंगे जो भारत की तैयारियां थी। इस वक्त मेरे साथ कुछ और ख़ास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका शुक्रिया तरुण, आप प्लीज़ जारी रखें अपनी कवरेज, हम तक खबरें पहुंचाते रहें। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं इस वक्त, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं हर्षवी पंत, प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज लंदन में। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और साथ ही साथ आप डायरेक्टर भी हैं स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम ORF में भी। अशोक सज्जनहार हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक है, एम्बेसडर सज्जनहार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है अजय बग्गा जी, जो कि शुरुआत से हमारे साथ इस G20 की पूरी कवरेज में अपना सर्वस्व हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्वागत एक बार सर, एक बार फिर से अजय बग्गा सर आपका। मैं हर्ष जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अब सारे मेहमानों की आमद लगभग हो चुकी है, सब मेहमान दिल्ली में हैं। हमने जैसा कहा कि जायके की खुशबू जो है वो मेहमानों के तक पहुंच चुकी होगी, उनको पता चल गया होगा कि वो अब दिल्ली में है, इसका एहसास हो गया होगा। लेकिन ये रिश्तों की गर्माहट जो टीवी पर दिख रही है, भीतर क्या चल रहा होगा सर, कितनी एक्सपेक्टेशंस रखें? देखिए, आज तो जो हमने ज़्यादातर जो विजिटर्स आए हैं वो सब एक उत्साह से आए हैं, एक ऑप्टिमिज्म से आए हैं कि जो भारत की लीडरशिप रही है G20 प्रोसेस की पिछले कुछ महीनों की, उसका कल्मिनेशन, उसका समापन हम देखेंगे अगले 2 दिनों में। और भारत ने जिन मुद्दों को, जिन विषयों को उठाया है पिछले कुछ महीनों में, और जिस तरह से G20 का नेतृत्व किया है, वो अपने आप में, वो प्रोसेस ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए, वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके लिए, और कहीं पर जो विकासशील देश हैं जिनकी आवाज को भारत ने ज्यादा प्रबलता के साथ रखा है उस विषय पर, उनके लिए। तो तो कल से जो जद्दोजहद शुरू होगी, डिप्लोमेटिक डिक्लेरेशन, जॉइंट कम्युनिके आएगा कि नहीं आएगा, या किस तरह से कंसेंसस बनाया जाएगा, वो चल भी रही है। और वो कल के 2 दिन जो आखिरी दिन होंगे उसमें ज्यादा हमको दिखाई देंगे। लेकिन आज मुझे लगता है जो ज्यादातर जो डिस्कशन हो रहा है वो बायलैटरल लेवल पर। हमने देखा बाइडेन साहब की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो बहुत अहम है, क्योंकि उसमें न सिर्फ बायलैटरल डिस्कशंस होंगे बल्कि कहीं पर ये भी चर्चा होगी कि कैसे अमेरिका और भारत दोनों मिलकर G20 को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे हमारे जो अतिथि हैं वो आए हैं और जैसे वो सेटल हो रहे हैं, वो एक उत्साह की दृष्टि से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे होंगे। उसमें जियोपॉलिटिक्स कितनी ऑपरेट करेगी वो कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा। लेकिन जो बायलैटरल डिस्कशंस होंगे भारत के दूसरे देशों के साथ, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो आज हुआ जो बाइडेन साहब के साथ या शेख हसीना जी के साथ, कल भी जो बाकी के होंगे और परसों भी जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स होंगी। और उसका जो क्योंकि ये भी अपने आप में मल्टीलैटरल ऑर्डर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कैसे देश आपस में साथ चलते हैं, और खासकर चीन और रूस का क्या रोल रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा अगले 2 दिनों में, क्योंकि उनके रवैये पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि क्या जॉइंट कम्युनिके आता है या नहीं आता है, या एक पोलराइज्ड, एक बिखराव और जो एक पोलराइजेशन हमने देखा है दुनिया में, और इससे आगे जाए। बिल्कुल, और उसकी सुगबुगाहट हमें मिल रही है। जो नजरिया है दोनों नेताओं का स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बग्गा सर, इसमें ये कितनी सच्चाई है? आज दुनिया भर में ये खबर छाई रही, जापान से पब्लिश हुई, कि जिनपिंग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग उनको डांट रहे हैं। कि आपको लगता है ऐसा सच में हुआ होगा, इस वजह से नहीं आए? क्योंकि अभी तो वो बहुत दिनों से कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन G20 की हर बैठक में वो गए हैं। फर्स्ट टाइम ये G20 स्किप कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि डांट बड़ी पड़ी है उनको। ऐसा सच में है सर? ये तो बहुत कहना बहुत मुश्किल है। एम्बेसडर साहब राइट पर्सन रहेंगे इसके लिए दीपक जी, बट ब्रिक्स सम्मेलन में तो वो सम्मिलित थे, और फिर आगे जाके भी अगले 2-3 हफ्ते में भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल नहीं कर रहे, बट एशियान की जो बैठक थी वहां भी नहीं गए और यहाँ भारत में भी नहीं आए। और ये जरूर है कि 8 देशों ने
ये चीन ने जो नक्शे बनाए हैं और देशों के लैंड्स और टेरिटोरियल राइट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, नए नए नक्शे बना के 8 देशों ने इनकी भर्त्सना की है जरूर। तो ये है कि जो वुल्फ वॉरियर वाली पॉलिसी है जी जिनपिंग की, डेंग कहते थे अपनी पावर छुपा के रखिए और सबके साथ बढ़ते चलिए, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत आइए। जी जो है वो है कि मैं एम्परर हूँ, वो स्टेट्समैन की जगह एम्परर बन गए हैं चाइना के, और वो एम्परर का फिर खात्मा भी होता है जरूर जब वो ओवर एक्सटेंड हो जाता है। अब जिस तरह से हांगकांग पे उन्होंने कब्जा किया, जिस तरह ताइवान को वो देख रहे हैं, जिस तरह से ताइवान के एयर स्पेस वायलेशन होते हैं या सी एरिया वायलेशन होते हैं, तो वो उनका तय निर्णय है कि ताइवान को भी फोर्सफुली सम्मिलित किया जाएगा ग्रेटर चाइना में। अब वो क्या इतने स्ट्रांग लोग हैं जो उनको अपोज कर सकते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। पॉलिट ब्यूरो तो बिल्कुल उनके लोगों से अब कंट्रोल में है। उन्होंने इनफैक्ट वो रॉकेट वाले जनरल्स को भी सैक किया जुलाई में। वो दिख रहा था कि कुछ शायद आर्मी में नाखुश थे लोग जिनको उन्होंने सैक किया, तो कहना बहुत मुश्किल है दीपक जी। एब्सोल्युटली। एम्बेसडर सचिन हार, आपका इस पर टेक क्या है? क्योंकि अब देखिए, हमने तो बहुत ही अच्छा शानदार दिल्ली में उनके लिए बाकायदा पूरा होटल बुक कर दिया था, हमारी तरफ से तो उनके लिए पूरी तैयारी थी। अभी जो उनकी जो बैठक हुई है उनके एक प्रांत में, वहाँ पर उनके जो सीनियर्स हैं वो भी नहीं पहुँचे। कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं कि बेरोजगारी है, रियल एस्टेट प्रॉब्लम जो है वो वहाँ का गहराता जा रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। तो बड़ी भद पिटी हुई है और वो एक तरह से अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते। ये सुर्खियों के परे की बात क्या आपको नजर आती है सर? सुर्खियां तो ठीक है, सबके सामने आती हैं, अंदर की बात कुछ आप बता पाएं? देखिए, एक तो पहले ये बात समझनी होगी, जो शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं परंतु उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है चीन का और जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं, तो उसमें चीन पूरी तरीके से शामिल रहेगा। और पिछले 8-9 महीने से जो बातचीत हो रही है, ये सभी मुद्दों के ऊपर, जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ट्रेड हो, एसडीजी हो, क्लाइमेट हो, इन सब के ऊपर जो भी बात हो रही है, उसमें चीन के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी बात, जो शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं, देखिए, चीन कभी जो भी वो एक्शन करता है, कभी किसका वो कारण तो बताता नहीं है, और इसीलिए जो बात हो रही है वो स्पेकुलेशन पर ही बात होगी। और देखिए, अभी तक जो 2020 में अप्रैल ने उसने ये 50-60 हजार यहाँ पर हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने सैनिक तैनात करा दिए, अभी तक उसके बारे में कुछ उसने बताया नहीं है जो क्यों किया ऐसे। हालांकि उसमें 8-10 कारण स्पेकुलेट होकर आए, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा कारण वही है जो आप बता रहे हैं, जो इसमें दीपक जी, जो उनको बहुत भर्त्सना हुई है, उनको बहुत डांट पड़ी है, उनके जो अपने एल्डर्स हैं, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब होती जा रही है। जो डायरेक्शन चीन ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में भी उनको जो जो एल्डर्स हैं उनको बहुत चिंता है, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध इतने खराब हो गए हैं, और वो उन्होंने कहा है वो नहीं चाहते, वो इससे नाराज हैं। तो एक तो ये बात हो सकती है जी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें काफी दम है, इसमें काफी जोर है, जो भारत की इतनी जो वाहवाही हो रही है, सभी जो आ रहे हैं, चाहे ऋषि सुनाक हो, जो बाइडेन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं। जो भारत ने जो भी चुनौतियां हैं पूरे विश्व में, उन चुनौतियों को कैसे जूझा है, तो वो, जिसे कहा जाए, वो स्नब करना चाहते थे, भारत को स्नब करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनका जो पूरी दुनिया में जो दबदबा है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ रही है। तीसरी बात है, जो वो बिल्कुल ही पूरी दुनिया में जैसे अलग थलग हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, और जैसा आपके एक पैनलिस्ट बता रहे हैं, वो स्टेट्समैन नहीं, वो एक एम्परर के रूप में आते हैं। तो वो जाएंगे वहां पर ब्रिक्स में, जहां पर कि
सभी ये एक जैसे चाइनीज डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर जाएंगे, उनके सारा जो लाइमलाइट है, सारी जो प्रोमिनेंस है वो शी जिनपिंग को दी जाएगी, तो वहां पर वो चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर आना, जो बाइडेन से अगर उनकी मुलाकात होती है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जो भारत के साथ उनके संबंध नहीं है अच्छे, कोई उनसे ऐसे ये पूछ ले, जर्नलिस्ट पूछ ले जो आपने ऐसा क्यों किया है, तो ये सब अपने आइसोलेशन को देखते हुए पूरी दुनिया में वो शायद नहीं आए हैं। मैं अभी और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो वहां पर जो अंदरूनी हालात हैं, न केवल आर्थिक, परंतु उन्होंने अपने एक जो रॉकेट फोर्स है उसके भी बहुत जनरल्स को उन्होंने वहां से निकाल दिया था जी। तो इसीलिए बहुत सारे कारण हैं जो वहां पर नहीं आए हैं भारत में। आपने सही कहा सर। देखिए, एक लेयर नहीं है इसकी, बहुत एक विस्तृत लेयर। देखिए, अभी इंडो पैसिफिक में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे दर्शकों को G20 के बाद की कहानी भी थोड़ा सा समझनी चाहिए। इसके बाद बाइडेन जा रहे हैं ताइवान, और बाइडेन ताइवान जा रहे हैं ऐसे समय में जब 9/11 की बरसी है। वो उसका कार्यक्रम छोड़कर, हालांकि बीच में अलास्का में रुकेंगे वो, लेकिन मेन प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, और ताइवान जा रहे हैं। और ताइवान हम जानते हैं चाइना, यूएस और ताइवान के बीच में किस तरह की एक इम्पॉर्टेंस रखता है। तो बहुत कुछ हो रहा है इंडो पैसिफिक में, चाइना के नज़रिए से, भारत के नज़रिए से, ये सब दिलचस्प होगा। लेकिन हर्ष जी, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था जिसपे आप कह रहे हैं कि एक जॉइंट डॉक्यूमेंट जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि संभवतः एक जॉइंट डॉक्यूमेंट तो आएगा, उस पर भारत के पास ज़्यादा कुछ संभवतः मौजूदा परिस्थितियों के बाद ये कहने के लिए नहीं बचेगा कि बहुत ज़्यादा सहमति बना पाए, क्योंकि रूस और चाइना स्वाभाविक रूप से अड़ंगा लगाएंगे। पर जो मुद्दे क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं हर्ष जी, उनमें आप क्या देख रहे हैं? वो कौन कौन से होंगे? एक डिजिटल क्रिप्टो पर एक फ्रेमवर्क की बात हमने देखी, मध्यम और निम्न आय वाले वर्गों में कर्ज की संवेदनशीलता के विषय को भारत ने बड़ी प्रमुखता से दुनिया के सामने हाईलाइट किया। उपलब्धि के तौर पर क्या रहेगा सर भारत के लिए? देखिए, उपलब्धि के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि भारत ने इतने सारे मुद्दों का समावेश किया इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस के द्वारा ये बताया कि जब तक हम जो गरीब मुल्क हैं, जो विकासशील मुल्क हैं, विकासशील देश हैं, उनको इस भागीदार नहीं बनाएंगे ग्लोबल गवर्नेंस की डिस्कशंस में, की कॉन्वर्सेशंस में, तब तक ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसमें जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल डिवाइड का मुद्दा हो, जिसमें भारत ने अपना एग्जाम्पल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सामने रखा है और उसको देखते हुए एक फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, चाहे वो इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो की बात है, फाइनेंस की बात है, क्लाइमेट में फाइनेंसिंग की बात है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात है, क्लाइमेट चेंज की सब बात करते हैं। लेकिन जब विकसित देशों को पैसा देने की बात आती है, विकसित देशों से पैसा निकालने की बात आती है, तो विकसित देश पीछे हट जाते हैं। तो वहां पर भारत जो है फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहा है कि हम ये तो कह रहे हैं कि आप अपना आचरण ठीक करें, आप अपना डेवलपमेंट पैराडाइम ठीक करें, पर गरीब देश क्यों इस बात को माने अगर उनकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज में उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कहीं पर भारत ने जो ये मध्यस्थता करने की कोशिश करी है विकसित और विकासशील देशों के बीच में, मुझे लगता है वो बहुत अहम तरीके से हर मुद्दे में आपको दिखाई देगा। चाहे वो जॉइंट डिक्लेरेशन, देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन, पूरा जॉइंट कंसेंसस तो 2-3 पैराग्राफ्स में भी अटक सकता है। वो यूक्रेन से रिलेटेड अगर 3-4 पैराग्राफ्स होंगे जिसमें पश्चिमी देशों की अलग राय होगी और रूस और चाइना की अलग राय होगी, तो वहां पर तो जॉइंट कम्युनिके नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का जो डॉक्यूमेंट है उसकी अपनी वैलिडिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो जितने भी चैलेंजेस भारत अंडरस्कोर कर रहा है, जितने भी चैलेंजेस, वैश्विक परेशानियों को भारत अपने जो डिस्कशन है G20 के केंद्र में ला रहा है, उसको आगे ले जाने का मुद्दा अल्टीमेटली तो जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से उनको उठाना है। बायलैटरली और मल्टीलैटरली कैसे G20 का एजेंडा आगे बढ़ेगा, ये सारे देशों को इकट्ठे होकर सोचना है। तो भारत ने अगर ये काम कर दिया कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ है, उनके पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट का इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू, विमेन लेड एम्पावरमेंट का इशू,
टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड का इशू अगर ये सामने लाकर रखता है और उसमें फ्रेमवर्क्स की बात करता है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में G20 की बड़ी सफलता होगी, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा आज नहीं है जो इन सारे मुद्दों को समावेशी तौर पर देख रहा है। स्वाभाविक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अजय सर, मैं थोड़ा सा आप जरा मोदी जी के नज़रिए से आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। भारत में कहा जाता है कि हमें कोई आयोजन करना हो तो हम क्या करते हैं, आसपास के सब लोगों को बुलाते हैं, नाते रिश्तेदार दोस्त यार सब आ जाते हैं और फिर मिलकर आयोजन करते हैं। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर आउटसोर्स कर दिया जाता है, कोई आयोजन करना है तो एक हायर कर लो एजेंसी, आप कर लेना, हम आपको बस पैसे देंगे। वो जो हमारे एथॉस में है ये आयोजन करना, आप कितने मार्क्स देंगे मोदी जी को, भव्यता के नज़रिए से, उसकी ब्रांडिंग के नज़रिए से, पोजीशनिंग के नज़रिए से, और हर चीज़ खाने से लेकर कल्चर से लेकर आर्ट सब कुछ पोजीशन किया हुआ है। कैसा आप देख रहे हैं आयोजन? मैं तो 100 में से 200 मार्क्स दूंगा भारत को ही पूरा। और मोदी जी लीडर हैं तो उनको बिल्कुल हमें देने चाहिए मार्क्स। बट मैं कहूँगा जिस तरह से भारत ने ये आयोजन किया है पिछले दिसंबर से लेके अभी तक, और बहुत ज़बरदस्त है और अनपैरेलल्ड है। आप मतलब एक शो आप उसी पे ही कर सकते हैं, आयुर्वेदा से लेकर कल्चर से लेकर 60 सिटी से लेकर पर्यटन से लेकर, और फिर जो हर्ष जी ने सारे इश्यूज बोले, वैश्विक इश्यूज जो हैं, वो उन सब को एड्रेस करने में जो जबरदस्त काम हुआ है। और मेरी पत्नी 4 वर्टिकल्स में हिस्सेदार थी, उनके साथ मैं भी ट्रैवल किया, काफी सिटीज देखी मैंने। जो आयोजन हुए बड़े जबरदस्त आयोजन दीपक जी, इतना हमारा कल्चर, इतना हमारा ट्रेडिशन और साथ में मॉडर्निटी। और 2 चीजें छोटे में कहना चाहूंगा। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है जिसने कहा है कि डिजिटल इंक्लूजन के कारण भारत ने $33 बिलियन बचाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, और जो 47 साल लगने वाले थे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में 80% आबादी का, उन्होंने 6 साल में करके दिखाया। ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, सबको पढ़ानी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। ये काम हुआ है भारत में। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज है, देखिए जब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम बना सन 45 के बाद, ये वेस्टर्न ओरिएंटेड था। अब हर साल तो सारे हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सारे यूएनओ के कॉन्फ्रेंसेस में या जिनीवा में मिलते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। G20 बना 1999 में, बट भारत में आज 25 हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं, 43 डेलीगेशंस आए हुए हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, ये अमेरिका को हर साल मिलता है, यूएन वहां पे हेडक्वार्टर्ड होने के कारण। सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हो या जनरल असेंबली की बैठक होती है, अमेरिका को वैसे ही मिल जाता है। 4 बारी जेनेट येलन पिछले 10 महीने में भारत आई हैं, अमेरिका की वित्त मंत्री। आप देखिए जो क्लोज टाइज आ रहे हैं, इसमें भारत का बहुत स्पिन ऑफ बेनिफिट होने वाला है। और 25 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ असर नहीं होगा, सिर्फ एक कम्युनिके निकल जाएगा, बातचीत चली जाएगी। जो ये साइडलाइंस में बैठकें हो रही हैं और भारत जिनका नेतृत्व कर रहा है, और साथ में हम अतिथि देवो भव भी कर रहे हैं, जो यहाँ से स्पिन ऑफ आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। एम्बेसडर सज्जनहार, टूरिज्म के संदर्भ में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, MICE, माइस जिसे कहा जाता है। उसमें कहा जाता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, और कहा जाता है ये 4 स्तंभ जिसने साध लिए तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री अपना बूस्ट ले लेती है। इसे भारतीय कूटनीति और विदेश नीति के संदर्भ में कैसे देखेंगे? क्योंकि भारत को इस समय जो बनाया गया है, जो नई नीति है, वो लगभग इसी तरह की है कि भारत इंगेज कर रहा है पूरी दुनिया को, मीटिंग्स कर रहा है, इंसेंटिव्स ले रहा है, कॉन्फ्रेंसेस कोई नहीं छोड़ रहा है, पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ा रहा है, और अपने यहाँ भी एग्जीबिशंस कर रहा है और नए अंदाज में कर रहा है। तो ये कूटनीतिक और विदेश नीति के नजरिए से ये कैसी अप्रोच आप देख रहे हैं सर? देखिए ये बहुत अच्छी अप्रोच है मेरे ख्याल से, और इसमें ये वीवन हो जाता है जो हम ये करीब 60 शहरों में हमने जो भी ये प्रोग्राम्स हैं, और
और मैं ये कहूंगा जो ये आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि हर अगर छोटे शहर में जिनको इसका तजुर्बा ही नहीं है, जो इस प्रकार के वहां पर सम्मेलन हुए हैं और मंत्रीगण गए हैं, सीनियर ऑफिशियल्स गए हैं, सभी कुछ तैयारी करने, उनका रहन सहन, हर एक ऐसे जो मीटिंग हुई है। अब देखिए छोटी दूर दराज जगह ईटानगर में अगर कोई हो जाए, एक आपको एयर कनेक्टिविटी लानी है, एक वहां पर होटल्स करना है और सब कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज वगैरह देनी है, तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है और भारत ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी का तो प्रोत्साहन रहा ही है और इंस्पिरेशन रहा ही है, परंतु और सब जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब ने इसमें बड़ा अच्छा योगदान किया है। जहां तक टूरिज्म की बात है वगैरह, मैं समझता हूं इससे भारत में टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी है और संभावनाएं हैं, परंतु हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं तो देखिए दुनिया में बहुत देशों में गया हूं, लोगों के पास बहुत कम है जो दिखाने के लिए, जो एक्सपीरियंस वो करें, परंतु उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है। जो हमारे यहाँ बहुत कम, पता नहीं 8-10 मिलियन शायद टूरिस्ट आते हो, और देशों में, छोटे छोटे देशों में छोटी आबादी है, 40-50 मिलियन की आबादी है, परंतु वहां पर 60-70 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो यहां पर मैं समझता हूं जो अब जैसे दिल्ली के बारे में आपने कहा, एकदम चमक गई है वहां पर, इसको हमको और मेंटेन करके रखने चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए। और जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है, हमारे पास ऑफर करना बहुत अच्छा है, परंतु हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक काफी उसमें लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। और अब जो हमने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं, इतने सारे सम्मेलन किए हैं, मैं समझता हूं इससे इसको बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर हम कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइज करें, एग्जीबिशंस और ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, तो ये इसके लिए बहुत ही मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा, ये आपने बहुत बड़ा इम्पल्स मिलेगा इसको आगे ले जाने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ये सिर्फ आयोजन भर न रह जाए, ये चमक धमक सिर्फ 2-4 दिनों की न रह जाए। और वैसे भी प्रेजेंट गवर्नमेंट तो बड़ी आलोचना का शिकार भी हुई कि साहब आप जो है वो झुग्गियों को और जो इस तरह के इलाके हैं उनको आप G20 के चमकदार पट्टों से ढका रहे हैं। हालांकि वो आयोजन का एक पार्ट होता है, उसके पक्ष विपक्ष में नहीं जाते हुए, बात ये है कि ये भव्यता लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए एक दीर्घकालिक अप्रोच बनानी पड़ेगी। आज शाम को हमने अजय बग्गा सर के साथ बहुत लंबी इस पर चर्चा भी करी। लेकिन हर्ष जी, ये G20 की भारतीय अध्यक्षता कुछ नयापन लेकर आई है हमारी पोजीशनिंग के हिसाब से, इंटरनेशनल गवर्नेंस में जो पोजीशन हम चाहते हैं, क्या उसमें कुछ नयापन लेकर आ पाई है ओवरऑल? जी बिल्कुल, मुझे लगता है 2 तरीके से बड़ा नयापन है इसमें। एक जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, एम्बेसडर सज्जनहाल भी उसका जिक्र कर रहे थे कि देखिए 2 तरह से इसमें कॉन्वर्सेशन हुआ है। एक हमने कॉन्वर्सेशन किया भारत ने कि भारत के ऊपर, भारत के बारे में कहा जाता था कि क्या भारत ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार है, क्या भारत तैयार है जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर अपनी बात आगे रखकर एक मसौदा तैयार करने के लिए कि वहां से बात जो ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा को लीड कर पाए। और भारत ने पिछले कुछ महीनों में ये दिखाया है कि वो न सिर्फ तैयार है बल्कि चाहता है कि बात उसकी आगे बढ़े, कि वो एक ऐसा लीडरशिप का पैराडाइम क्रिएट करे जिसमें कि जो सबसे गरीब हैं, सबसे कमजोर देश हैं, उनकी बात को प्रबलता के साथ रखकर ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा आगे बढ़े। तो वो जो ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज जो आप सुनेंगे, जिस वॉइस को भारत एम्पलीफाई करना चाहता था G20 में, वो मुझे लगता है पूरे दुनिया में आज एम्पलीफाई हो रही है। अगर आप चीन को देखें, रूस को देखें, G7 को देखें, सारे प्लेटफॉर्म, सारी जो बड़ी शक्तियां हैं वो ग्लोबल साउथ की आज बात करें, ये भारत का अचीवमेंट है। तो एक कॉन्वर्सेशन तो ये ग्लोबल मुझे लगता है भारत की लीडरशिप को लेकर रहा, भारत ने दुनिया के साथ ये वार्ता करी, दिखाया कि हम तैयार हैं। दूसरा जो डिस्कशन रहा वो अपने अंदर रहा कि हमने अपने आप को डिफाइन किया कि हम दुनिया में क्या करना चाहते हैं। देखिए अभी जो भारत एक उभरती हुई शक्ति है,
कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर G20 की जरूरत क्या है, भारत सरकार इसमें इतना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसके लिए जब हमने इसको इतने व्यापक तरीके से किया, जब हमने इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जोड़ा इस कॉन्वर्सेशन में, चाहे वो यूथ हो, सिविल सोसाइटी हो, एकेडमिक्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जब वो जुड़ा तो उससे एक इसमें नया डायनामिज्म आया कि ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं रहा, ये बन गया भारत सेंट्रिक। इसमें अलग अलग भारत के हिस्सों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनको समझ में आया कि आज की दुनिया में विदेश नीति और घरेलू नीति के बीच में बहुत अंतर नहीं है। अगर यूक्रेन में युद्ध होगा तो आपके एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अगर चीन आपके साथ बदमाशी करेगा तो आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो जो मुझे लगता है एक मानसिकता में बदलाव आया, एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको करने से जो अंदरूनी हमने एक कॉन्वर्सेशन किया है उससे भारत के अंदर भी बदलाव आएगा, और भारत अपना जो रोल खोज रहा है या खोजने की कोशिश कर रहा है उसमें भी हमको एक नई दिशा मिलेगी, और हम एक नए तरीके से जो अपनी लीडरशिप को दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं कि हमको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हमारा समय आ गया है, उसको अंडरस्कोर करने में एक नया मोमेंटम मिलेगा। तो मुझे लगता है दोनों तरीकों से ये जो G20 का प्रोसेस रहा है बहुत इफेक्टिव रहा है भारत के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे है हमारी इस डिस्कशन का, आपका ये जो रिमार्क है, किस तरह से ये दो चीज़ें नयापन के रूप में हमारे सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अजय बग्गा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय बग्गा सर तो हमारे साथ शुरुआत से हैं, और अपने दर्शकों को बता दें कि कल सुबह से भी बग्गा सर अपना अमूल्य वक्त हमें देंगे। 2 दिन हमारे साथ रहेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स में, और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्ष पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बग्गा सर।